दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने इस हफ्ते ना सिर्फ हमारे देश की शान बढ़ा दी बल्कि इंडिया के हर सच्चे देशभक्त को प्राउड फील करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 3 की। And India's Chandrayaan 3 mission lifted off 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LPM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. हिंदुस्तान एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। साइंस कहता है कि चांद पर पानी, चांद पर मिट्टी, चांद में गड्ढे हैं। वो लॉन्च वीडियो देखकर सच में मजा ही आ गया। आप सोचो, हम वो लॉन्च वीडियो घर पर टीवी पर देखकर इतना एक्साइटेड थे, जिसको वो लॉन्च लाइव देखने को मिला होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। एक भाई साहब को तो उनकी फ्लाइट की विंडो से चंद्रयान 3 देखने को मिल गया। क्या नसीब वाले लोग हैं। अच्छा, अब लॉन्च तो सबने देख लिया, मगर काफी लोगों को चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सी बातें नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ हटकर कुछ अलग किया जाए और अपने देश के लोगों को और थोड़ा प्राउड फील करवाया जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ अमेजिंग बातें। चंद्रयान 3 को बनाने वाले जीनियस साइंटिस्ट की टीम के टॉप पर जो नाम है वो है इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी, मोहन कुमार जी जो इस पूरे मिशन के डायरेक्टर हैं, बिजू सी सर जो व्हीकल डायरेक्टर हैं और डॉक्टर पी वेरामुथुवेल जो इस प्रोजेक्ट के स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर है। इनकी गाइडेंस में 54 फीमेल और उनके अलावा बहुत सारे मेल साइंटिस्ट की एक टीम ने लॉन्च के 73 डेज पहले से ही दिन रात चंद्रयान 3 पर काम किया है और उनकी मेहनत का नतीजा आप सब लोगों के सामने है। दोस्तों अब तो ये आपको नाम से ही पता है कि ये इंडिया का 3rd मून मिशन है। इससे पहले हम 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 को भेज चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये तीसरा क्यों भेजा। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजने का पर्पस क्या है। तो दोस्तों इससे पहले जब हमने चंद्रयान 2 को मून मिशन के साउथ पोल पर भेजने की कोशिश की थी, वो अनफॉर्चुनेटली उसका लैंडर सॉफ्ट लैंड नहीं होने की वजह से क्रैश लैंड हुआ। इस वजह से वो मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 3 को मून पर इस बार कंट्रोल्ड और बैलेंस तरीके से लैंड कराया जाएगा, जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना पहुंचे। अगर चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं है तो आखिर ये चांद पर जाकर करेगा क्या, ये अगला सवाल आता है। चंद्रयान 3 का काम है विक्रम नाम के एक लैंडर को मून पर सॉफ्टली लैंड कराना। ये लैंडर खुद उतरने के बाद प्रज्ञान नाम के एक रोवर को मून पर डिप्लॉय करेगा। अब आप पूछोगे कि ये रोवर क्या होता है। दोस्तों रोवर एक रोबोट जैसा होता है जो मून या प्लेनेट पर जाकर वहां घूम घूम के इन्वायरमेंट के बारे में फोटोज और डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पर प्रेशर कितना है, और बेटर रिसर्च के लिए ये वहां से मिट्टी के पत्थरों के सैंपल भी कलेक्ट करता है। वो जो 4000 किलो का पूरा रॉकेट स्पेस में गया है वो बस एक 26 किलो के रोवर को मून पर डिलीवर करने के लिए ही है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से चंद्रयान पहुंचेगा मून पर 23 अगस्त को। हाँ, अमेरिका ने मून लैंडिंग 4 दिन में ही कर दी थी, रशिया ने सिर्फ 35 आवर्स में की थी। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रशिया ने 12 टाइम्स मून लैंडिंग का प्रयास किया था, जिसमें से उन्हें 8 बार असफलता का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि अमेरिका भी 8 में से 3 बार ये करने में असफल रह चुका है। तो दोस्तों अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करा देते हैं तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात होगी, क्योंकि ये हमारा ओनली 3rd अटेम्प्ट ही है। और अगर हम इसके बजट को अमेरिका और रशिया के मिशन से कंपेयर करें तो जितना खर्च उन्होंने एक मिशन पर किया है उतने में हम शायद 8 से 10 और मून मिशन करवा लेंगे। कोविड का टाइम होते हुए भी हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 सिर्फ 4 सालों में बना दिया और मिशन का टोटल बजट सिर्फ 615 करोड़ है। इससे ज्यादा तो आदि पुरुष मूवी बनाने में लग गया था। चलिए हम जल्दी से समझते हैं कि चंद्रयान 3 को मून पर पहुंचने में 43 डेज क्यों लगेंगे। तो दोस्तों अर्थ से मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 3,84,400 किलोमीटर और यूजुअली एक रॉकेट की एवरेज स्पीड होती है 10 से 16,000 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि मून पर हमको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है।
अदरवाइज अगर स्पीड ज्यादा रही तो लैंडर को वैसा ही डैमेज होगा जैसा चंद्रयान 2 के टाइम पर हुआ था। एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमको धीरे धीरे उस रॉकेट को लैंड करना है जो 10 से 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर और एआई ही चला रहे हैं। तो सिंपल टर्म्स में हमको ये 10,000 किलोमीटर पर आवर को 10 किलोमीटर पर आवर से भी कम पर लाना है। अब ये कोई मजाक तो है नहीं, इसलिए इसरो के साइंटिस्ट ने एक अलग अप्रोच का यूज किया है। सबसे पहले तो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और सेफ लैंडिंग के लिए इसरो के साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसी लोकेशन ढूंढ निकाली है जहां पर सरफेस बहुत अनइवन भी नहीं है और न ही बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर वाली है। लॉन्च के बाद डायरेक्टली मून पर जाने के लिए एक तो काफी बड़े और हेवी रॉकेट की जरूरत पड़ती है और साथ ही जरूरत पड़ती है बहुत सारे फ्यूल की। चंद्रयान 3 की स्पेशलिटी यह है कि इन सब एक्सपेंसेस के बिना भी वो इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मून पर जाने की जगह चंद्रयान 3 सबसे पहले तो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट बनाते हुए एक चक्कर लगाएगा, जहां वो ग्रेविटी को यूज करते हुए मोमेंटम बढ़ाएगा। एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद थ्रस्टर्स थोड़ा सा फ्यूल यूज करते हुए थ्रस्ट फोर्स लगाकर रॉकेट को अर्थ से थोड़ा दूर पुश करेगा, फिर उस डिस्टेंस पर फिर से एक ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा। ऐसे ही करते हुए चंद्रयान 3 अर्थ के टोटल 5 चक्कर लगाएगा और हर चक्कर के बाद में ग्रेजुअली अर्थ से दूर होता चला जाएगा और इसके बाद मून के पास एक कंट्रोल्ड स्पीड से पहुंच जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि स्टार्टिंग के फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा, जो लैंडिंग के टाइम पर बहुत ही काम आएगा। और क्योंकि रॉकेट मून के पास ग्रेजुअली पहुंचेगा तो उस टाइम वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से बहुत ही कम स्पीड पर होगा। इसी स्लो प्रोसेस की वजह से चंद्रयान मून पर 2 या 4 दिन नहीं, पूरे 43 डेज में लैंड करेगा। इसके बाद भी चंद्रयान 3 डायरेक्टली लैंड करने की जगह सरफेस को स्कैन करते हुए मून के अराउंड एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करेगा और कंफर्टेबली सही स्पॉट पर उसको लैंड करेगा। अब पता चला एक लैंडिंग के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। माना कि चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर क्रैश लैंडिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, बट वो मिशन फेलियर नहीं था, क्योंकि 2019 से उसका ऑर्बिटर अभी भी मून के पास एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए मून से डेटा कलेक्ट करके उसको कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। पिछले 4 साल में इसने बहुत सी अमेजिंग डिस्कवरी करी है। इनफैक्ट दोस्तों, चंद्रयान 3 इस ऑर्बिटर को यूज करके डायरेक्ट डेटा रिसीव करेगा। अब ऐसे मिशन को फेलियर बोलना बेवकूफी होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता है इसमें इसरो ने क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मून मिशन में हम सब लोगों को क्या पता लग सकता है? नहीं, मैं बताता हूँ। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 भी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का यूज करता है, पर चंद्रयान 3 के लैंडर को काफी सारे चेंजेस के साथ रीडिजाइन किया गया है। इसका इंजन गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम पहले से बहुत ही ज्यादा एडवांस है, यहां तक कि प्रोपल्शन सिस्टम को भी मल्टीपर्पज बना दिया है। लैंडर से डिटेच होने के बाद यही प्रोपल्शन मॉड्यूल एक रिले सैटेलाइट की तरफ फंक्शन करेगा। जो डेटा रोवर और लैंडर से कलेक्ट करेंगे, ये वही डेटा स्पेस से अर्थ तक भेजेगा। दोस्तों, जहां चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने साथ टोटल 9 रिसर्च इंस्ट्रूमेंट लेकर गया था, जबकि यहां चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर जा रहा है, जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। जैसा इसका नाम है, ठीक वैसा ही इसका काम है। सीधे सिंपल वर्ड में ये अर्थ के जैसे ही हैबिटेबल प्रॉपर्टीज वाले प्लेनेट को डिटेक्ट करके उनको स्टडी करेगा। लैंडिंग के बाद जब रोवर डिप्लॉय हो जाएगा तो वो लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हुए मून के सरफेस पर पड़े मिनरल्स और केमिकल को एक्टिवेट करेगा और फिर उनसे निकले वेव्स को स्टडी करेगा। मून के साउथ पोल की सोइल को भी एनालाइज करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां जो लैंडर खड़ा है अब यूजलेस हो गया। जी नहीं दोस्तों, जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मतलब कि ना के बराबर है। चंद्रयान का लैंडर वहीं खड़े खड़े स्टडी करेगा कि मून का एटमॉस्फेयर इतना थीन है तो ऐसा क्यों है। यही नहीं, ऊपर लगे सेंसर से ये लैंडर हमें मून के टेम्परेचर और वहां पर होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंप जैसे मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता रहेगा। है ना दोस्तों, कमाल की टेक्नोलॉजी। इसलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो चंद्रयान 3 को और ज्यादा स्पेशल बना देती है। अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सक्सेसफुल हुई तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये अचीव करके दिखाया हो।
क्योंकि इसके पहले आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसा कर पाए हैं। और हाँ, एक बार लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर जो सोलर पावर्ड है, मून के उस एरिया पर 14 डेज तक घूमकर सरफेस को स्टडी करेगा। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि दोस्तों वो हमारा चंद्रयान 1 ही था जिसने पहली बार मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल ढूंढ निकाले थे। सोचो अगर इस बार भी ऐसी ही कोई बड़ी डिस्कवरी हो जाए। हाँ, एक बात और भी है, मून का जो साउथ पोल है उसको अभी तक किसी ने भी ठीक से एक्सप्लोर या स्टडी नहीं किया है। अगर लैंडर सेफली लैंड कर जाता है और रोवर डिप्लॉय हो जाता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो मून के साउथ पोल को स्टडी करेगा। तो बस अब प्रे करो कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो और इस बार हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे लोगों के साथ में शेयर करिए जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को और डिटेल में जानना चाहते हैं। हमारा जो चैनल है बिश टॉक, उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।